नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे थर्मल फ्लूइड सिस्टम्स के बारे में। तो इसके पहले के सेशन में हमने एक बात की थी बॉयलर्स के बारे में और फिर बॉयलर ऑपरेशंस और उसके हजार्ड्स और प्रिवेंटिव मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स के बारे में। तो नॉर्मली जहां पर वाटर टू स्टीम जनरेशन होता है, ऐसा एक क्लोज वेसल जहां पर 22.75 लीटर्स कैपेसिटी होती है, माउंटिंग एक्सेसरीज या फिटिंग्स होते हैं और वहां पर वाटर स्टीम जनरेट होता है, तो उसको हम जनरली बॉयलर कहते हैं। तो बॉयलर में अगर हम देखेंगे तो कंबशन फिनोमिना होता है और वहां पर जनरली सॉलिड फ्यूल यूज होता है। जो अगर आप कन्वेंशनल बॉयलर्स देखेंगे तो उसमें कोल या फिर वुड या फिर बायोब्रिकेट जैसे जो भी सॉलिड फ्यूल से उसको बर्न किया जाता है फर्नेस में, वहां से हीट जनरेट होता है और फिर वो हीट वाटर को प्रोवाइड की जाएंगी और फिर वाटर का जनरेशन स्टीम में कन्वर्जन हो सकता है। तो जहां पर बॉयलर सुटेबल नहीं है या फिर आपको क्विक रिएक्शन चाहिए यानी कि क्विक हीटिंग सिस्टम चाहिए, तो वहां पर शायद आप थर्मल फ्लूइड सिस्टम्स यूज कर सकते हैं। तो थर्मल का मीनिंग है हीट यानी कि टेम्परेचर ओरिएंटेड। तो ये थर्मल यानी हीट ओरिएंटेड जो भी फ्लूइड्स है, ऐसा सिस्टम, इसीलिए हम इसको थर्मल फ्लूइड सिस्टम्स कहते हैं। तो फ्लूइड का मीनिंग है एक तो लिक्विड या फिर गैसेस हो सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम में जहां पर लिक्विड या वेपर या प्योरली वेपर फेज या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अगर आप ऐसा सिस्टम यूज करते हैं और ये हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है यानी कि ये सिस्टम एज अ हीटर काम करता है, तो उसको हम थर्मल फ्लूइड सिस्टम कह सकते हैं। तो थर्मल का मीनिंग हीट, फ्लूइड का मीनिंग लिक्विड या गैसेस, और ओवरऑल सिस्टम के लिए हम थर्मल फ्लूइड सिस्टम्स यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर आप लिक्विड यूज करते हैं या फिर वेपर यूज करते हैं तो उसके लिए स्टोरेज, पाइपिंग, वॉल्स या फिर ड्रम सिस्टम्स ये आपको यूज करनी होगी। और फिर आपको मिनिमम हीटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आपका जो भी थर्मल फ्लूइड होगा उसकी कैपेसिटी डिसाइड होगी, क्वालिटी डिसाइड होगी और फिर उसका फ्लो रेट वगैरह बाकी सब चीजें डिसाइड हो सकती है। तो ये बॉयलर का एक अल्टरनेटिव हो सकता है जहां पर ये रिक्वायरमेंट होगी और सुटेबल भी होगा। अगर हम थर्मल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, हीटिंग पर्पस की बात कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी लिक्विड या वेपर हम यूज कर रहे हैं अगर वही फ्लेमेबल होगा तो यहाँ पर मेन फायर रिस्क आती है। तो ये फायर रिस्क मेजर यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम हो सकता है थर्मल फ्लूइड सिस्टम्स में, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ऑयल का यूटिलाइजेशन होता है और यहाँ पे अगर हम फायर यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट फायर या इनडायरेक्ट फायर या कॉम्बिनेशन, तो ऑयल को हीट किया जाता है और फिर ऑयल एज ए हीटिंग मीडिया यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो भी थर्मल फ्लूइड हीटर हम यूज कर रहे हैं तो जनरली वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है थर्मल ऑयल का, उसके नीचे हमको ऑपरेट करना चाहिए। अगर इनकेस ये टेम्परेचर बढ़ के ये बॉइलिंग पॉइंट को अगर रीच करता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस करता है तो ऑयल का यहाँ पर बॉइलिंग जो फिनोमिना है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है और ये अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो वहां पर ये एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको हीटिंग जब भी करना है तो आपकी हीटिंग कैपेसिटी मालूम होना चाहिए, ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, ऑयल की बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको मालूम होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी मालूम होनी चाहिए और उसके बाद में ही आपको ये थर्मल फ्लूइड सिस्टम्स आपको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर जैसे हमने बात की थी कि फ्लेमेबल सब्सटेंस है तो यहाँ पर फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये बॉइलिंग हो चुका है तो फिर एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऑलरेडी अगर ऑयल बॉयल होता है तो ये गैसेस या वेपर्स में कन्वर्ट होगा और फिर हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर एक्सप्लोजन फिनोमिना भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये थर्मल फ्लूइड सिस्टम्स या थर्मल फ्लूइड हीटर जो है, तो इसमें फायर और उसके बाद में एक्सप्लोजन ये हजार्ड या रिस्क अवेलेबल हो सकती है। तो ये डिपेंड से आप एग्जैक्टली ऑयल क्या यूज कर रहे हैं, गैसेस क्या यूज कर रहे हैं और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेजर कॉजेस हो सकते हैं एक्सीडेंट्स के थर्मल फ्लूइड सिस्टम्स में, उसमें एक कॉज है लीकेज। तो ये लीक हो सकता है कि यहाँ पर कंटिन्यूस
लीकेज चालू है और उसके बाद में आपको बहुत देर के बाद अगर पता चलता है तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर जहां पर मेजर कनेक्शंस हैं, जैसे कि हम टी पॉइंट्स यूज करते हैं या फिर वहां पे वॉल असेंबली होती है, गैसकेट्स होते हैं, कपलिंग्स होते हैं, ऐसे अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर कनेक्शंस होते हैं या फिर सील्स होते हैं, तो वहां पर भी लीकेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर उसके अलावा जो भी साइज और लोकेशन आपको बताया गया है उससे ज्यादा साइज का आप अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी लीकेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लीकेजेस हाइयर साइड में है, लार्जर साइड में है, तो वहां पर जो मेन प्रॉब्लम हो सकता है वो है पंप सील्स। क्योंकि जब हम पंपिंग करते हैं, ऑयल पंप करते हैं, तो वहां पर सील अगर ब्रेक होते हैं या फिर जो फ्लेक्स होजेस होते हैं उसको अगर प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर लार्जर लीक हो सकते हैं और जिसकी वजह से फायर रिस्क वहां पे बढ़ जाएगी। कई जगह कुछ वेपर्स भी फॉर्म होते हैं और जिसकी वजह से बर भी अलग अलग इग्निशन की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि वेपर्स अगर फॉर्म होते हैं तो क्विक इग्निशन सोर्स थ्रू वो डायरेक्टली फायर कनेक्ट हो सकता है या फिर एक्सप्लोजन पॉइंट ऑफ व्यू भी वो काम कर सकता है। कुछ जगह यहाँ पर आपको जो लीकेजेस है वो शायद छोटे होंगे, फायर हजार्ड्स वहां पे मेन हो सकती है, लेकिन डिपेंड्स है कि वो सिस्टम्स को आपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है या नहीं। तो जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड होगा कि अगर फ्लूइड लीक होने के बाद भी यहाँ पर फायर हजार्ड का रिस्क किस लेवल को है, लोअर लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे या हायर लेवल पे। अगर आप इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं पोरस टाइप का या फिर अगर आप मिनरल वूल टाइप यूज करते हैं तो यहाँ पर फायर कैच होने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे ये जो मिनरल वूल है या फिर जो पोरस पार्ट, पोरस मीन्स यहाँ पे कुछ वहां पे ऐसे कुछ कैविटीज होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइड सक होने के चांसेस या एब्जॉर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसे टाइप के अगर आप इंसुलेशन यूज करते हैं तो ये फ्लूइड की वजह से यानी कि लिक्विड या गैसेस की वजह से यहाँ पर फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अलग अलग रीजन या कॉजेस हो सकते हैं लीकेजेस के लिए। तो ये अवॉइड करने के लिए फिर आपको सोल्यूशन क्या है, सेफ्टी मेजर या प्रिवेंटिव मेजर क्या है। तो आप जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन ही आपको ठीक तरह से करना होगा जिसकी वजह से आपके लीकेजेस मिनिमाइज करने हैं आपको या फिर अवॉइड ही करने हैं। जो फिटिंग के कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर कोई पाइप आपको कनेक्ट करना है वॉल से या फिर दूसरे पाइप से कनेक्ट करना है या फिर रिड्यूसिंग वॉल यूज करना है या फिर अलग अलग फिटिंग्स के बहुत सारे टाइप्स है, अगर ये जॉइंट्स होते हैं, सील्स होते हैं, तो उसको परफेक्ट आपको जॉइंट रखना है या फिर जो भी पर्टिकुलर सील्स हैं वो आपको मेंटेन रखना है। अगर आपको लगता है ये रिप्लेस करना है तो आप ये रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अगर ये रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन रिपेयरिंग अगर आप ठीक तरह से करेंगे तो लीकेजेस मिनिमाइज हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमने अभी इंसुलेशन की बात की, तो इंसुलेशन अगर आप दूसरे कुछ मटेरियल्स का यूज करेंगे या फिर ऐसे कुछ मटेरियल्स का यूज करेंगे जिसकी वजह से फायर कैच ना हो या अगर फायर कैच भी हो तो वो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है एक्सटिंग्विश हो, या फिर अगर आपने कुछ एक्सटिंग्विशर यूज किया तो वो क्विकली वहां पर जो फायर कैच हुआ है वो एक्सटिंग्विश हो पाए। तो ऐसे भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना होगा और उसके बेसिस पे, सुटेबिलिटी के बेसिस पे आप ये इंसुलेशन के मटेरियल भी आप चॉइस कर सकते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है जो आपको रेगुलर जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं, जो फिर चेकिंग आप चेक करते हैं, जो भी हमने अलग अलग नेक पॉइंट्स बताए हैं जैसे कि सील्स है, जॉइंट्स है, फिटिंग्स है, वहां पर अगर आपने रेगुलर मेंटेनेंस किया तो ऑटोमेटिक लीकेजेस के चांसेस यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये थर्मल फ्लूइड हीटिंग सिस्टम्स में ये जो एक मेजर पॉइंट है लीकेजेस और उसके सेफ्टी मेजर्स। उसके अलावा यहाँ पे हीटर ट्यूब जो है वो क्रैक हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पर ऑयल को पहले हीट कर रहे हैं और फिर ऑयल एज ए हीटिंग मीडिया यूज कर रहे हैं, तो उसको हाई टेम्परेचर पे हीटिंग जब जाएगी तभी वो अच्छी एफिशिएंसी से वहां पर काम कर सकता है। तो अगर ट्रेडिशनल फायर हीटर हम अगर यूज करेंगे तो उसमें डायरेक्टली फ्लेम यूज की जाती है और फ्लूइड को हीट किया जाता है, यानी कि अगर ऑयल होगा तो ऑयल को डायरेक्ट हीट किया जाता है। तो वहां पर भी टेम्परेचर हायर साइड पर अगर वो प्रॉपर ऑयल या जितना फ्लो रेट मेंटेन करना है वो अगर नहीं हो पाता है तो ओवर हीटिंग होने के चांसेस है वहां पर और फिर ये ट्यूब्स जो है वो क्रैक होने के चांसेस है।
अगर ये टेम्परेचर हायर साइड को चला जाता है या फिर ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं है जो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वहां पर जो थर्मिक फ्लूइड की वजह से भी, यहाँ पर क्वालिटी की वजह से भी ट्यूब क्रैक होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप मेंटेनेंस रेगुलरली नहीं करते हैं तब भी यहाँ पर जो हीटर ट्यूब्स के क्रैक होने के चांसेस है वो भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है कि पाइप की कंडीशन क्या है, फिटिंग्स की कंडीशन क्या है, वॉल्स की कंडीशन क्या है, वो आपको यहाँ पे रेगुलरली चेक करना होगा। फिर इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेगुलर मेंटेनेंस करना होगा। जो भी अगर आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक थर्मल फ्लूइड हीटर आप यूज करते होंगे तो उसके रिलेटेड स्विचेस आपको रेगुलर मेंटेन करने होंगे। अगर जो आप इलेक्ट्रिक थर्मल फ्लूइड सिस्टम्स यूज नहीं करते तो यहाँ पर ओपन फ्लेम सिस्टम यूज हो सकता है, तो वहां पर इग्निशन का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्टली फ्लेम यूज करते हैं बाकी के सोर्सेस में। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक यूज कर दें तो वहां पर रिस्क थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसका कॉस्ट हायर साइड में होता है। उसके अलावा डायरेक्ट हीटिंग सिस्टम जो होती है वो वहां पर इफिशियंट होती है, लेकिन उसको टेम्परेचर कंट्रोल करना है और जो फ्लूइड का क्वालिटी है वो भी आपको कंट्रोल करना है और उसका फ्लो रेट भी कंट्रोल करना है। कुछ एडिक्वेट सेंसर्स भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट अगर आप कंट्रोल कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक जो क्रैकिंग ऑफ ट्यूब्स या हाई टेम्परेचर या ओवर हीटिंग के चांसेस है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस है जिसकी वजह से जो ट्यूब्स के क्रैक होने के चांसेस है वो यहाँ पर मिनिमाइज हो सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है इसमें इनएडिक्वेट सेंसर्स या सेंसर्स का फेलियर होना। सेंसर अवेलेबल है लेकिन उसने ठीक से रीडिंग नहीं दी है या फिर उसने इंडिकेट नहीं किया, उसकी वजह से कंट्रोलिंग पैरामीटर जो थे जैसे कि वॉल ओपनिंग या क्लोजिंग होती है या फिर और कोई कंट्रोलिंग पैरामीटर, वहां पे कंट्रोल का जो आंसर जाना चाहिए था या फिर इंडिकेशन जाना चाहिए था वो अगर नहीं जाता है तो वो सेंसर्स भी कुछ काम के नहीं हो सकते और उसकी वजह से यहाँ पे रिस्क बढ़ सकती है। कई जगह सेंसर्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर जो भी अवेलेबल होते हैं वो इनएडिक्वेट होते हैं। तो ये आपको चीजें चेक करनी होगी कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे हाई कैपेसिटी का अगर थर्मल फ्लूइड सिस्टम अगर चेक करते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग और उतने नंबर में सेंसर्स आपको देने होंगे, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं, वहां पर आपको वो सेंस करना जरूरी है। तो ये अगर फेलियर होता है तो ऑब्वियसली जैसे अभी हमने बताया था कि यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर चेंज होगा या ड्रॉप होगा या डिफरेंस बढ़ेगा या फिर प्रेशर में ड्रॉप होगा या फिर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो उसका कन्वर्जन एक तो फायर में या एक्सप्लोजन में या क्रैक्स में हो सकता है। तो इसके लिए सोल्यूशन सिंपल है कि आपको ऑटोमेटेड कंट्रोल पैनल अगर आपके यहाँ पर पॉसिबल है, फिजिबल है, अफोर्डेबल है तो वो अप्लाई करने चाहिए। अलग अलग जो सेफ्टी के डिवाइसेस है वो यहाँ पर अप्लाई करने चाहिए। उसकी ओवरऑल इफिशियंसी भी अगर आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो करनी चाहिए। और जो भी अच्छे स्टैंडर्ड्स के अच्छे रेटिंग्स के जो लेटेस्ट यहाँ पर डेवलप्ड या टेक्नोलॉजिकल मॉडिफाइड मॉडल्स अगर होंगे तो वो सेंसर्स आपको यहाँ पे लगाने चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अलग अलग रिस्क है वो मिनिमाइज हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स है थर्मिक फ्लूइड हीटर्स में। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि डायरेक्ट फायर नॉर्मली या फिर ओपन फ्लेम नॉर्मली यूज होता है, ऑयल को हीट किया जाता है और फिर वो एज ए मीडिया बन जाता है। तो यहाँ पर आपको जो भी हम ट्यूब्स यूज कर रहे हैं या फिर कॉइल्स यूज कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूअसली रिमूव करना होगा, उसको पीरियोडिकली क्लीन करना होगा, उसका विजुअल इंस्पेक्शन करना होगा और उसकी हाइड्रोलिक टेस्ट भी लेनी होगी, क्योंकि ये बहुत दिन तक, बहुत साल तक ये ट्यूब्स रेगुलर अगर हम यूज करते हैं तो कुछ ट्यूब्स क्रैक भी हो जाती है, कुछ ट्यूब्स का यहाँ पर थिकनेस भी रिड्यूस हो जाता है, कुछ की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये पीरियोडिक क्लीनिंग, विजुअल इंस्पेक्शन, हाइड्रोलिक टेस्टिंग आपको जरूरी हो जाता है। ओवरऑल जो भी अरेंजमेंट होगी तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर हायर साइड में बनता है तो कूलिंग की यहाँ पर अगर कोई प्रोविजन हो सकती है तो वो भी प्रोविजन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर क्लोज सर्किट फॉर्मेशन अगर हो पाता है, क्लोज फीडबैक कंट्रोल जिसको सिस्टम हम बोलते हैं, तो वो अगर यहाँ पर पॉसिबल है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए। और उसके बाद में जो भी ऑयल या फिर जो गैस फायर हीटर होते हैं तो उसको फोटो सेंसर यानी कि फोटॉन्स यानी कि जो एनर्जी पॉकेट से
उसके बेसिस पे रजिस्टर भी यहाँ पर एक्चुएटेड करनी चाहिए, जो ऑडियो विजुअल अलार्म के बेसिस पे भी हो सकता है, मैनुअल भी कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये आपको लगता है कि ये हाई टेम्परेचर हो गया, जो भी लिमिट था, तो ऑटोमेटिक जो भी गैस बर्निंग सिस्टम होगी या ऑयल बर्निंग सिस्टम होगी वो कट ऑफ होनी चाहिए। तो अगर ये अप्लाई करते हैं तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा और आपकी फायर रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके अलावा जो स्टैक टेम्परेचर मॉनिटर या कंट्रोलर डिवाइस है, उसके यहाँ पर उसके साथ भी ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम भी हो सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम केस में पीसी कनेक्टेड डिवाइसेस है, जहां पर आपको मॉनिटर पे ही दिखाई देता है कि यहाँ पर ये रेंज है टेम्परेचर की, प्रेशर की, फ्लो रेट की, लेकिन ये रेंज से कम है या फिर रेंज से हायर साइड में चला गया है, तो जो भी रेंज के बाहर होगा वो पैरामीटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो इसकी वजह से भी आपकी जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सकती है। तो यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस इसमें यूज हो सकते हैं, जैसे कि लेवल इंडिकेटर है या फिर टेम्परेचर इंडिकेटर है या फिर जो प्रेशर स्विचेस हो सकते हैं और जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेस है। ये सभी डिवाइसेस जो है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करने होंगे, इंस्पेक्ट करने होंगे और उसको रेगुलरली मेंटेन और यहाँ पे अगर इनकेस ये रिप्लेसमेंट के लिए होगा या फिर उसकी लाइफ कम हो गई तो वो भी आपको रेगुलरली चेक करना होगा। उसके अलावा जो एक्सप्लोजन का चांसेस होता है तो उसके लिए एक्सप्लोजन वेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसके अलावा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है थर्मिक फ्लूइड का, तो उसका भी आपको चेक करना है कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर से क्रॉस ना करें। तो इसके लिए भी ऑटोमेटिक या सेंसर सिस्टम्स आप यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग बर्नर्स या नोजल्स या ऑयल फिल्टर्स या पंप्स यूज होते हैं, तो ये भी आपको रेगुलरली वीकली बेसिस पे चेक करनी चाहिए। और उसके अलावा जो हीटर के मेन ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें जो भी ऑपरेशंस आपको कर रहा है तो ट्रेंड ऑपरेटर ही ये ऑपरेट करेगा, इसका भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि बॉयलर के लिए बॉयलर ऑपरेटर या क्वालिफाइड बॉयलर ऑपरेटर होता है, उसी हिसाब से थर्मिक फ्लूइड हीटर्स के लिए भी आपको ट्रेन ऑपरेटर देना चाहिए, क्योंकि उसको एटलीस्ट ये आइडिया होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इसमें रिस्क क्या है, हजार्ड्स क्या है, उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं और किस पैरामीटर्स को आपको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर कुछ सेफ्टी इंटरलॉक सिस्टम्स भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करे कहाँ पर प्रॉब्लम है, या फिर कंट्रोल पैनल अगर आप यूज करते होंगे, ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम यूज हो सकती है, या फिर ऐसे बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम्स आज की डेट में अवेलेबल है। अगर आप ये इंस्टॉल करेंगे तो थर्मिक फ्लूइड हीटर्स भी आप सेफली यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।